बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, चुनावी शोर उसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। आखिर बिहार चुनाव में जमीनी मुद्दे क्या हैं जिन पर इस बार जनता वोट की चोट करेगी? इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, पीयूष पंत सर। पीयूष सर, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। पीयूष सर से तमाम उन मुद्दों पर जानेंगे कि वास्तव में चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कौन से मुद्दे रहते हैं जो अंततः प्रचार शुरू होने से लेकर अंत तक जनता के जहन में रहते हैं और जनता वोट की चोट करती है। सर, बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब जनता वोट करने जाती है तो ऐसे कौन से खास मुद्दे रहते हैं जो उसके जहन में रहते हैं? और देखिए, ये राज्य दर राज्य थोड़ा सा अंतर रहता है। जी, अगर हम बिहार के, लेकिन हम जो वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो है कि वो बेरोजगारी हालिया कुछ सालों में एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो लगभग उत्तर भारत के तो सभी राज्यों का एक कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मुझे लगता है बिहार में भी सबसे बड़ा जो ये मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, रोजगार सृजन का है और पलायन का है। ये मुद्दा ही बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, और इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे वो एनडीए हो, चाहे मोदी जी हो, उन्होंने भी इस चीज़ को बात कही। वहाँ उनके मैनिफेस्टो को देखिए तो इतनी नौकरियाँ दे देंगे, इतनी करोड़ नौकरी मिल जाएंगी, इस तरह के वादे हैं। इसी तरह से आपका जो है महागठबंधन है, उन्होंने तो हर घर पे एक सरकारी नौकरी का वादा कर दिया है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। और हमने देखा भी इस कैंपेन के दौरान जिस तरह से युवा जो है लगातार जो है कोई उम्मीद कर रहा था। आप देखिए, चाहे जो स्वराज पार्टी है, पीके जो है, उन्होंने भी ये एक नारा दिया है इसी का कि परिवर्तन का, एक नए बिहार का, जिसमें रोजगार हो, चिकित्सा हो और शिक्षा हो, ये तमाम चीज़ों का। तो वहाँ भी युवा अट्रैक्ट हो रहे हैं ताकि कुछ परिवर्तन हो। उनको देखिए बहुत बुरा हाल है, अगर हम देखें पूरे देश का ये हाल है, क्योंकि हम जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं ना हर जगह, उसमें जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें वो इस पर एड्रेस सीरियसली कर ही नहीं रही हैं कि सृजन कैसे हो एम्प्लॉयमेंट का, वो पॉलिसीज़ कैसे लाई जाएं, जहाँ की आप देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हो गया, औद्योगिकरण लगातार घटता है जी। सर्विस सेक्टर, ये चूँकि देखिए इसके पीछे पूरा वर्ल्ड बैंक का एक ये पूरा एजेंडा है, और जो विदेशी MNCs हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनका रहा है इसमें। तो ये एक सर्विस सेक्टर को काफ़ी पुश मिला है। और हमारे देश में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने लगातार इस तरह के, आपको देखिए किस तरह से सर्विस मुहैया कराई है हर जगह। कमोडिटीज सब छोटे लोग खत्म हो गए, रोजगार जो छोटे बनिए थे वो खत्म हो गए, बड़े बड़े मॉल आ गए। उसके अलावा बड़े बड़े ये जिसको बोलते हैं क्या नाम, स्टोर्स जी, तो आपका ऑनलाइन अब कुछ भी है, आप देखिए 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में इतना आसान बना दिया है। लेकिन उसका रिपरकशन क्या हो रहा है कि इनके पास तो पूंजी है और पूंजी बढ़ रही है, लेकिन जॉब सृजन हो रहा है कहाँ, नीचे के लेवल पे हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी और ये सब, और उसमें भी जो है कि बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं हो रहा है। तो जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ताकि रोज़गार पैदा हो कारखाने, अब देखिए जैसे एनडीए ने ये बात कही अपने मैनिफेस्टो में, और ये क्या नाम, मोदी जी ने भी कहा कि हम हर ज़िले में इस तरह का कारखाना बनाया जाएगा हैं, और MSME बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, उसकी बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? 20 साल वहाँ पे ये हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक जुमलेबाजी जिसको कहें कि वो नहीं होना चाहिए, या सिर्फ जो है कि चुनाव के टाइम में नहीं होना चाहिए, ये धरातल पर नजर आना चाहिए, ये होना चाहिए एक्चुअल, क्योंकि ये ज़रूरत है जी। देखिए, रोजगार सृजन कैसे होगा जब आप प्लांट्स लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, कहीं न कहीं कुटीर उद्योग और बढ़ावा देंगे। मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात की थी, मेक इन इंडिया की बात की थी, इस बार भी उन्होंने वही कहा, 2015 में भी उन्होंने वही कहा था, और लेकिन ज़मीन पे नहीं उतर रहा है लगातार। तो आपको ज़मीन पे उतारना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, और पलायन दूसरी बड़ी चीज़। यहाँ पर जब हम बात बिहार की कर रहे हैं, बिहार चुनाव की बात करें, 2025 में हैं हम, ऐसे में 2020, सर आपकी स्मृति में होगा कि 2020 में एक बड़ा मुद्दा था जिसने नीतीश बाबू को फिर से एक बार सत्ता पर बैठाया, वो था महिलाओं का मुद्दा, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी की
जितनी भी योजनाएं थी उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में एक महिलाओं का मुद्दा था। इस बार भी अगर आप देखें तो चाहे वो महागठबंधन का मैनिफेस्टो हो, घोषणा पत्र, या फिर एनडीए का संकल्प पत्र हो, तो दोनों में महिलाओं के योजनाओं को लेकर काफी कुछ कहा गया है, काफी कुछ बातें कही गई हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार भी महिलाएं एक बड़ा फैक्टर साबित होंगी? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और देखिए, महिलाओं की आपने बात कही तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ती लगातार, और महिलाओं को एड्रेस हर सरकार कर रही है। मोदी जी जब आए थे तो आपने ये कि चूल्हे के नाम पे उन्होंने गोबर और उससे लकड़ी से जो चूल्हा जलाती थे गांव की महिलाएं, गैस कनेक्शन देने की बात कही। एक बहुत बड़ा कदम था ये, और महिलाओं को एड्रेस था। तो लगातार अब महिलाएं जो कि आधी आबादी हैं, वो बिल्कुल हर सरकार की, हर पार्टी के लिए वो जो है कि एक प्राइम जो है एजेंडा कह सकते हैं हम, कि उनका ध्यान रखना सबके लिए ज़रूरी है। और बड़ा मतलब अच्छी बात ये है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जो महिलाएं घर से निकलते नहीं थी, या उनका परिवार अगर कहता तो निकलती थी, घर का मुखिया बोला तो, लेकिन अब महिलाएं बढ़ चढ़ के, और बिहार की तो खास बात है देखिए कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, पिछले बार जो एनडीए ने सीटें जीती थी उसमें 99 सीटों में वो सीटें थी जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाला। उनकी भागीदारी ज्यादा थी, भागीदारी ज्यादा थी, और वो इंक्लाइन थी नीतीश की तरफ, क्योंकि नीतीश ने वो 2005 से वो रखा, महिलाओं को अपना केंद्र में रखा। उनकी जो है कि आरक्षण दिया गया उनको, लड़कियों को साइकिल जो दी गई कि पढ़ लिख सकें, जा सके, स्कूल जा सके, और इस तरह से उन्होंने क्या नाम, उसके बाद उनको शराबबंदी की मांग थी औरतों के बीच, वहाँ की जो थी वो किया। हर सरकार के ये बूते का नहीं होता है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत आता है, बहुत बड़ा विल पावर उठाना, विल पावर। तो वो औरतें मुरीद हो गई नीतीश जी की, और आज भी हैं। जैसे आपने भी कहा, हमारी बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि औरतें, और निश्चित रूप से आज भी हम देख रहे हैं ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, वो कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन हम तो जो है कि जेडीयू को वोट करेंगे, नीतीश जी को करेंगे। ठीक है, वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, या ये सरकार उतना नहीं कर रही जितना करना है, फिर भी हम देंगे, क्योंकि नीतीश जी ने सड़कें बनाई हैं, ठीक, पुल बनाए, बिल्कुल, उन्होंने जो है बिजली जो है सस्ती करी, बिजली पहुंचाई सब जगह। तो ये तमाम फैक्टर थे, प्लस महिलाओं का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी आज तक जेडीयू को, खासकर नीतीश जी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चाहते हुए भी नीतीश जी के बिना चुनाव नहीं लड़ पाती है, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत बड़ा चंक है जो नीतीश जी के नाम पे वोट देता है। केंद्र में आज भी नीतीश कुमार ही रहेंगे और हैं। बिल्कुल है। इस बार हमको लग रहा था शायद, हालांकि ये भी अभी तक उनको डिक्लेयर नहीं किया है, और नाराजगी भी दिखाई दे रही है। ये अटकलें तो आपने सबने देखी पिछले एक महीने से, कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा जो है कि एनडीए नीतीश जी को डिक्लेयर करेगा कि नहीं। उनकी जो है कि क्या नाम, लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात तो कही जा रही है, लेकिन वो एक अलग बात होती है। लेकिन मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये इस तरह का वादा कोई नहीं कर पा रहा। मोदी जी ने भी नहीं किया, उन्होंने भी, क्योंकि इरादे कुछ और हैं। लेकिन ये जानती है भारतीय जनता पार्टी कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने कमाया है, जो उन्होंने काम करके सॉलिड, अब 2005 से लेकर 2010 तक जो जब 5 साल का उनका टेन्योर था, उसमें चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महिलाओं की को एम्पावर करने की बात हो, तो वो जानती, ये समझती है भाजपा। तो इस बार भी भाजपा का टारगेट तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़्यादा सीटें लाके उनका मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो जेडीयू के बिना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये वो भी जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है मतलब आप कह लीजिए 17-18%। लेकिन पिछली बार भी जो है कि वो उसका बड़ा हिस्सा, चूँकि वहाँ पे क्या हुआ कि नीतीश कुमार को पासवान के माध्यम से, चिराग पासवान के माध्यम से कमज़ोर करने की कोशिश गई। लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से बड़े उहापोह और रस्साकसी के बीच तेजस्वी यादव का नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए घोषित होता है, वहीं उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश साहनी के नाम पर सहमति बन पाती है महागठबंधन में। ऐसे में 3%, मोटी मोटा 3% के आसपास जो है वो साहनी वोटर्स जो हैं पूरे बिहार में आप देखते हैं। लेकिन वहीं 18% जो अल्पसंख्यक वोट्स हैं, क्या कहीं उनको इग्नोर किया गया, जिस पे लगातार असदुद्दीन ओवैसी निशाना साध रहे हैं कि आखिर हमारा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं,
हमें गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो क्या कहीं महागठबंधन को इसका हर्जाना आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। और उनके लिए महागठबंधन के साथ आना बहुत ज़रूरी है। ये बात उनके दिल में कहीं एक टीस होगी कि भाई आपने मुख्यमंत्री तो बना दिया, बिल्कुल 2% वाले, 2% वाले, जिसका आधार है उसको, हाँ। और जिसने कि बहुत दबाव लगाया, इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, और बड़ा ही अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। पिछली बार भी हमने देखा कैसे इनके साथ महागठबंधन के बीच से निकल चले गए वो एनडीए के पास हैं। तो ऐसे को क्यों, निश्चित रूप से वो एक कड़वाहट होगी। हालांकि ये बात कही भी गई उस समय कि आपके क्या नाम अशोक गहलोत ने कही भी कि हम अभी डिप्टी सीएम इनको डिक्लेयर कर रहे हैं, और बाकी 2-3 हमारे जितने और साथी लोग हैं, एक दलित और एक अल्पसंख्यक ही होगा। लेकिन वो फ़र्क पड़ता है उसी समय अगर आप डिक्लेयर कर दें। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं उस जो है अटैक से बचने के लिए फिर जो है भाजपा करती, देखो हैं बांग्लादेशी और अपीजमेंट और ये मुस्लिम तुष्टीकरण, ये तमाम चीज़ें, मुझे लगता है उससे। लेकिन एक अंदर एक समझदारी है। सवाल वही है कि वक्फ बिल, जो भी बुद्धिजीवी मुसलमान है, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का, जब विपक्ष उस पर सवाल उठाता है कि जब कोई भी विरोधी दल या विपक्षी दल जब भी ये इस बात की चर्चा करता है कि हम सत्ता में आए तो इस बिल को हटा देंगे, लेकिन क्या ये संभव है? संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है? क्या किसी राज्य के पास ये पावर है ऐसा कि वो इस संविधान को हटा दे? क्योंकि सबसे पहले लोकतंत्र की सर्वोच्च अदालत संसद में ये पास होता है, फिर इसके बाद बाकायदा माननीय न्यायालय में इसको मुहर लगती है। ऐसे में वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए तो ये दावे और वादे तो कहीं ना कहीं ठीक लगते हैं, लेकिन क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास ये पावर है, या इस बात को जनता बड़ी सहजता से समझ लेती है? नहीं, देखिए, ये खासकर ये रिलीजन और ये प्रॉपर्टी, ये जो मामले हैं, ये जो है कि आपके सूची, वो सूची है जो कॉमन सूची है, स्टेट एंड सेंटर वाली। तो उसमें जो है कि स्टेट को भी राइट्स है कि वो चाहे तो अपने यहाँ लगा सके, ना लगा। जैसे बंगाल में जो है कि ममता बनर्जी ने कुछ जो कानून यहाँ से पास हुए थे जी, खासकर जो है कि आपके बीमा वाला आप देख लीजिए, और 1-2 कानून जो है उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट वहाँ नहीं किया, उसको रोक दिया। तो कुछ चीज़ें वो ये एक संविधान ने जो तीसरी सूची है उसके माध्यम से जो है कि एक कॉमन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो दे रखे हैं, जिसपे दोनों का अधिकार होता है, केंद्र का भी और राज्य का भी। तो राज्य उनको रोक सकती है। कुछ मुद्दे हैं जिन पे राज्य को लागू करना ही करना होगा, उस पे वो नहीं नानुकुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर, यहीं पर जो बड़ा सवाल, हम तुष्टीकरण की बात कर रहे थे या मुस्लिम वोट्स की हम बात कर रहे थे, एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और दूसरी तरफ एक बड़े ही संघर्षों के साथ एक पार्टी का उदय होता है बिहार में, जन सुराज। प्रशांत किशोर जो बड़े दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव की उनके पास खबर है या अच्छी रिपोर्ट्स है, उनके जो पूरी टीम है उनकी, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से लगी हुई है। ये रिपोर्ट्स भी ज़मीन से आ रही हैं। ऐसे में इस चुनाव में क्या लगता है उनका प्रभाव आप कहाँ तक देखते हैं और किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रभाव तो है, होगा जी, लेकिन जिस तरह से वो इमर्ज किए थे ना, 2 साल उन्होंने जो एक पूरा दौरा किया बिहार का, और जो बातें उन्होंने कही, अच्छी बातें कही, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन धीरे धीरे हवा निकलती चली गई उसकी जो है। अच्छा। और उन्होंने जो कहा कि मैं मुख्यमंत्री के लिए अपना जो है कि ये भी चल रहा था कि भाई, क्योंकि एक पूरा का पूरा उसको खड़ा करना, उन मुद्दों को करना, सारी चीज़ वही कर रहे थे। जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे, ठीक है, कोऑर्डिनेटर जो थे, लेकिन सब जानते थे कि वही मुख्यमंत्री है, वही सब कुछ है। प्रशांत किशोर ही एक थे जो सब कुछ थे वही। तो ये लग रहा था कि वो एक चैलेंज देंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया, बहुत से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, बहुत से जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से वो ये एक आई थी रिपोर्ट अभी ADR की थी कि सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो है, करोड़पति जो है, वो जो कैंडिडेट जो है प्रशांत किशोर के हैं। उसके बाद उन्होंने जो बलून ये कि पैराशूटिंग करी, ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स थे काफ़ी नाराज़ उनसे थे। अच्छा। बहुत से जिन्होंने मेहनत करी थी, उनका बस्ता ढोया था,
उनके लिए दरिया बिछाई थी उनकी मीटिंग सभाओं में, जी। मेंबरशिप के लिए अभियान चलाया था। वो उनका कहना था कि साहब धोखा हुआ हमारे साथ, टिकट नहीं मिला, जबकि नई पार्टी थी, जैसे आम आदमी पार्टी ने ये किया था काम। जी, उम्मीद कर रहे थे वो लोग। आम आदमी पार्टी ने शुरू में किया था, बाद में वो भी चले इधर उधर हो गए, लेकिन पहली बार में उन्होंने ऐसे लोगों को दिया था जो लगातार आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, तमाम काम कर रहे जी, थे। जी। तो यही जनसुराज वाले जो वर्कर्स थे उनको लगा था कि साहब हम में से तो कुछ लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। वहाँ से वो दूसरी जगह से ले आए, किसी बड़े शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर को, नाम चीनी डॉक्टर को, किसी, हालांकि क्या हुआ बाद में 3-3 लोग जो बीजेपी ने पोच कर लिया है, और हालांकि वो कहते रहे कि साहब देखो बीजेपी ने तो ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो छिटकते चले गए। और बीजेपी ने किया होगा निश्चित रूप से, कि अमित शाह जी तो वहाँ थे इसीलिए, और बीजेपी इसमें माहिर है, दे नो हाउ टू विन द इलेक्शंस। तो क्या क्या करना है, साम दाम दंड भेद, बीजेपी ये जानती है। लेकिन सर बीजेपी की यही तो विशेषता है, चाहे वो प्रधानी और काउंसलर का चुनाव लड़ रही हो और वहां से लेके लोकसभा तक के चुनाव में बीजेपी हर चुनाव में उतनी ही मेहनत करती है और उतनी ही शिद्दत से मेहनत करती है। निश्चित रूप से ये उसकी खास यूएसपी मैं कहूँगा बीजेपी की है, इसमें माहिर है वो। लेकिन ये एक बात और कहूँगा जी, कि इतने साल के राज के बाद, मान लीजिए 11 साल केंद्र में और कई राज्यों में कई साल और हो गए, कि बाकी कुछ पे वो फोकस नहीं करती है, चुनाव जीतने पे करती है और उस पर सफल रहती है। बड़ा बुनियादी फर्क जो हम एक और बड़ा फैक्टर ये रहा, हाँ, हवा की जो मैं बात कह रहा था ना, एक तो ये कि उनके कई कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी ने ले लिए, दूसरा उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया राघोपुर, हाँ राघोपुर गए थे कि तेजस्वी कि वहां से खड़े होंगे और उनको चैलेंज देंगे। प्रशांत किशोर बार बार दावा कर रहे थे, वहां गए भी वो, लेकिन लौट के आने के बाद उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक मैसेज गलत चला जाता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि देखिए लीडर को तो डटना चाहिए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक माहौल बनता है। इसकी चर्चा है सर, इसकी खूब चर्चा है कि आखिर में राघोपुर में जब आप जाते हैं, आप वहाँ पे घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, बावजूद इसके आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप मुखिया हैं अपनी पार्टी के और जब आप लड़ते हैं तो आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ता है। लेकिन वही दूसरी तरफ सर, कोई भी पार्टी चलाने के लिए एक अनुशासन की बेहद सख्त जरूरत होती है। अगर आप बीजेपी की तरफ देखते हैं, यानी कि एनडीए की तरफ देखते हैं, तो एनडीए एक सहमति से बिहार के चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, महागठबंधन को देखते हैं, तो 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो ये कहकर निकल जाते हैं कि हम तो इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। क्या इसका वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर, पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और कांग्रेस ने खासकर जो उसको नुकसान होने जा रहा है इसका, कम से कम 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें फ्रेंडली फाइट कही जा रही है। हालांकि 4 लोगों ने बाद में विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर भी है वहाँ पे, तो नुकसान तो होता है, कन्फ्यूज़न होता है, और आपस में आप भिड़ते हैं तो उसका नुकसान तो निश्चित रूप से आपको है। ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है। अमित शाह जी पूरी, हमेशा हमने गुजरात में देखा था, फिर हमने मध्य प्रदेश में देखा है, राजस्थान में भी स्थिति थी, कुछ रेबल खड़े हुए थे जिनको किसी भी तरह से डरा के, प्यार से, सब तरीके से फिर बैठवाया गया, क्योंकि वो जानते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। जी। और यही बात यहाँ पे, ये कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी, नुकसान होगा निश्चित रूप से। लेकिन सर आप ध्यान रखें कि अगर आप 2020 की बात करते हैं, यही चिराग पासवान जब इंडिविजुअल लड़ रहे थे, किसी गठबंधन में शामिल नहीं थे, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था जेडीयू को। लेकिन इस बार संगठन में आने की वजह से उनको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, या अन्य दल जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पे भी खेल है, यहाँ पे भी खेल है कि चिराग पासवान को जो सीटें गई हैं ज़्यादातर जहाँ पे जेडीयू भी है, उनका काट के कई सीटों में जो है, तभी तो नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे जी। और 2-3 सीटें ऐसी जहाँ उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सीटें हर हालत में जो रिजर्व वाली सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जेडीयू की, ये हम इसमें बिल्कुल एग्री नहीं करते। अच्छा, वो खुद के लिए चाहते थे? हाँ, जेडीयू के बिल्कुल जानते हैं, इसीलिए वो नाराज भी थे संजय झा से और आपके क्या नाम, ललन सिंह से। जी। लेकिन सर अब यहाँ पर बिहार चुनाव मतलब बिल्कुल अंतिम चरण पर है, दोनों गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। ऐसे में कुछ चीज़ें जो हैं
जैसा कि शब्दों की मर्यादा, और शब्दों की मर्यादा की जब मैं बात कर रहा हूं तो अक्सर 2014 के बाद से आप देखेंगे कि अब तक जितने भी चुनाव हुए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसे बीजेपी ने बड़ा उपहार बना लिया है और उसका हर जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को या अन्य जो भी दल थे उनको उठाना पड़ा है। 2014 लोकसभा उठा लीजिए, 2019 उठा लीजिए, या फिर राज्य दर राज्य जो अब तक चुनाव आए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है राहुल गांधी जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, बिहार के चुनाव में भी जाकर उन्होंने वोट चोरी से शुरुआत की और लगातार मंच से उनके जो शब्द हैं जिसको बीजेपी लगातार कैच कर रही है, क्या लगता है कि सर इसका प्रभाव नजर आएगा या फिर साथ ही क्या शब्दों की मर्यादा को गरिमा में बना के रखना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, शब्दों की तो गरिमा होनी चाहिए और सबसे बड़ी कैजुअलिटी यही हुआ है, हमने देखा है पिछले 10 साल में लगभग हर पार्टी, आप देखिए भाजपा हो, कांग्रेस हो, दूसरी और पार्टियां हो, ओवैसीद्दीन हो, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है हमारी राजनीति में, जो मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम भारतवर्ष है, भारतवासी हैं जिनमें तमाम भाषाएं हैं और वो गरिमा हमारी आज से नहीं, वैदिक काल से है भाषा की गरिमा, ठीक है ना। उसको तार किया जा रहा है अब ये अपनी राजनीति के चक्कर में और उसके चक्कर में। दूसरी बड़ी बात सर कि 15 साल बनाम 20 साल, 15 साल बिहार के जो 25 या 30 साल से ज़्यादा के जो मतदाता आज हैं, जिनकी उम्र आज 25 साल से नीचे की है, 25 साल तक की जिसकी उम्र है, उन्होंने उस दौर को भी देखा होगा। और अब की बात करें तो 15 साल बनाम 25 साल, बार बार एक तरफ बिहार के मतदाताओं में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है और इस बार बीजेपी खास करके एनडीए बार बार इस बात पे फोकस करवा रही है लोगों को कि आपने वो दौर भी देखा है और नीतीश कुमार जी का ये दौर भी देखा है बीते 20 साल का। तो ऐसे में कितना प्रासंगिक आप मानते हैं कि ज़मीन पर जब जनता वोट देने जाएगी तो ये बात भी सोचेगी? देखिए, बिल्कुल सोचेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच काफ़ी पानी बह चुका है वहाँ गंगा में और जंगल राज था निश्चित रूप से, लेकिन उसके पीछे कारण देखिए आप, ये भी थोड़ा इसको लोग समझने की कोशिश नहीं करते। समीकरण क्या बन रहा है, मतलब कौन से लोग, जैसे जब पिछड़े, जब वहाँ पे सोशल जस्टिस का नारा आया, नीतीश जी आए, पासवान जी आए, लालू जी आए, तो कहाँ से वो सेनाएं किसकी होती थी? देखिए, जो भूमिहार हैं, जो अपर कास्ट है, हमेशा से उत्तर भारत जो है उसमें अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड एंड लोअर कास्ट, इनका एक टसल रहता है पावर को लेके, पूरी व्यवस्था में कब्जा लेके। बिहार में खास कर ये रहा है, तो उस तरह के लोग थे उनका, और जब भी इस तरह की ताकतें आती हैं, एम्पावर्ड होती हैं, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे में सर अंततः अब एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, तमाम हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, तमाम ग्राउंड की रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, तमाम सर्वे देख रहे हैं, ऐसे में जो अंतिम सवाल है वो ये कि अगर दोनों पार्टियों की अगर आप तुलना करते हैं, दोनों गठबंधनों की, तो अभी किसे एज देखते हैं आप? मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन पार्टी जीत रही है मैं इसकी भी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो 14 तारीख को फाइनली सब को पता चली जाना है, लेकिन ज़मीन पर किसकी पॉलिसी में दम देख रहे हैं और क्या लगता है किस पार्टी को एज है? देखिए, ये एक मुझे लगता है कि जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक नेक टू नेक मामला है। पिछले बार भी 2020 में भी जो था 0.3% का फर्क था, बस मतलब परसेंटेज ऑफ वोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सीट में तो फर्क आया था 15 सीट का, लेकिन इतना ही था 0.3। इस बार भी कुछ ऐसा ही जो रिपोर्ट आ रही है, लेकिन एज अभी भी जो है एनडीए को है, क्यों 1% या 2% आगे हैं वो जी। और वैसे भी बात करिए तो ये मोटा मोटी लग रहा है कि एनडीए, बिकॉज उन्होंने सही सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट किया, सोशल इंजीनियरिंग बढ़िया करी, रेबल से उनको बैठाया ताकि वोट ना कटे, कम से कम वोट कटे, इसका पूरा प्रयास किया बैठ के आराम से और समय लेके।
जबकि महागठबंधन ने ऐसा नहीं किया कि जितने भी घटक थे वो तनातनी में थे, हम तो बड़े हैं, हम तो तुमसे बड़े हैं, हमको इतनी सीटें दो। देखिए कांग्रेस ने इतना ही, उसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ। पहले ही आप मुख्यमंत्री का चेहरा उसको कर देते, क्योंकि वो क्लियर था भाई आप तो वहाँ हो नहीं, आप तो वहाँ हो नहीं भाई, आपका संगठन है ही नहीं। ठीक है राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, कोई राय नहीं है, लोग भी जुड़ रहे हैं उनसे, मुद्दे भी सही उठा रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई जादू की छड़ी नहीं ना कि आप खड़ा हो जाए कांग्रेस के पीछे लोग भागने लगे। बिल्कुल संगठन कार्यकर्ता चाहिए ना वो उसके लिए। और सीटें आपने सीटों के जो ऐसी मांगने लगे तो आरजेडी जो वहाँ जमी हुई है, पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने, और हाँ और टक्कर दे रही है वहाँ पे एनडीए को आरजेडी अपने अकेले बूते पे, तेजस्वी यादव अपने बूते पे। बिल्कुल ये कम बात नहीं है, कांग्रेस को समझना चाहिए था। पिछली बार भी मेरे ख्याल से 70 सीट कांग्रेस को मिली थी, जिसमें 19 सीटें ही जीत पाए थे। कहीं ना कहीं उससे महागठबंधन कमजोर हुआ था। बिल्कुल हुआ, ये काबल की कहा गया कि ठीकरा कांग्रेस के ही सर पे फोड़ा गया, हालांकि कितना सही था कितना नहीं, कि अगर ये और सीटें जीती तो शायद हमारी सरकार। लेकिन सर जमीन पे अगर आप देखते हैं तो बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप कम सीटें लड़े होते, आरजेडी अपनी सीटों की संख्या बढ़ा दी होती, आप 70 की बजाय 50 पे लड़े होते, 40 पे लड़े होते, क्योंकि आपकी जीत का एवरेज तो 19 ही था, तो कहीं ना कहीं उन सीटों पे अगर आरजेडी का कैंडिडेट होता तो संभव था। निश्चित रूप से देखिए यही तो समझदारी होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार कृष्णा अल्लावरू पहुंच गए वहाँ, सब कुछ किया उन्होंने, मोबिलाइज किया। कांग्रेस संगठन जो एकदम मृत प्राय था या मर चुका था कह लीजिए, जो कहा जाता था कि जो आरजेडी के आंगन में रहते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं लालू जी के ही पास चरणों पे रहते हैं, उन्हीं के कहने पे जो है सारे काम होते हैं, तमाम उसको थोड़ा सा एक गर्माहट दी संगठन खड़ा होने की कोशिश, फिर से एक ऊर्जा आई, नई ऊर्जा। अब तो जो भी चीजें हैं वो 14 तारीख को साफ तौर पर सामने आएगी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए सर, आपका बहुत धन्यवाद, आभार। शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। तो लगातार हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की वास्तविक हकीकत क्या है। बिहार की उस उर्वरा जमीन में जहां पे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और समृद्धि की बात जहां से उपज कर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में फैल गई, उस जमीन पर इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम पीयूष सर से हम बातचीत कर रहे थे कि क्या हकीकत है, और इस प्रकार से हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और उन चर्चा से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, इस पर आप भी अपनी राय दीजिए हमें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।